हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकती है। इससे पहले हम कुछ सेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में रह गए थे। सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 34 तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस ये नहीं है, बहुत ब्रीफ में हम लोग इसको कवर करेंगे। सेक्शन 27 कहता है कि कंट्रोलर को इस एक्ट के अंदर जितनी भी पावर दी गई है, कंट्रोलर चाहे तो लिखित में इन सारी पावर्स को यूज़ करने की परमिशन दे सकता है अपने डिप्टी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को या फिर किसी भी दूसरे ऑफिसर को। सेक्शन 28 कहता है कि जहां भी कंट्रोलर को लग रहा है कि इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, उस केस में कंट्रोलर एक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए उसको कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्सेस करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई डेटा चेक करना पड़ेगा। तो सेक्शन 29 ने कंट्रोलर को पावर दे दी है कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चेक कर सकता है, कोई भी डेटा या कोई दूसरा मटेरियल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड देख सकता है। आगे चलते हैं सेक्शन 30 पर। हम जानते हैं कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने डेटा और मैसेजेस को सिक्योर बनाते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को बनाने के लिए जिस कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है वो भी सेफ होना चाहिए। सेक्शन 30 यही कहता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या प्रोसीजर्स का इस्तेमाल कर रही है वो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होने चाहिए, उसका मिसयूज़ कोई ना कर सके, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सके। इसके अलावा सेक्शन 30 ये कहता है कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपनी सर्विसेज देती हैं वो भरोसेमंद होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। इसके अलावा जितने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी बना रही है वो भी पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होने चाहिए, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। इसके अलावा कोई और प्रोसीजर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सजेस्ट करे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, उसको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 31 कहता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान इस एक्ट के प्रावधानों का पालन करेंगे, इस एक्ट के अंदर बने गए रूल्स और रेगुलेशंस को भी फॉलो करेंगे और सर्टिफाइंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि इसके सारे एम्प्लॉयज़ सारे प्रोविजंस को फॉलो कर रहे हैं। सेक्शन 32 कहता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो लाइसेंस मिला है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने का, सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस लाइसेंस को एक ऐसी जगह पर लगाएगी अपने ऑफिस में जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सके। सेक्शन 33 कहता है कि जिस भी केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस रद्द हो जाता है या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो लाइसेंस अपने पास नहीं रखेगी और वो लाइसेंस कंट्रोलर को वापस दे देगी। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऐसा नहीं करती है तो उसको हम लोग एक ऑफेंस की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि एक अपराध मानेंगे और इसके लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को 6 महीने की सज़ा हो सकती है उसके ऑफिसर्स को, या फिर उसको फाइन देना पड़ सकता है 10,000 रुपये तक का, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 34 बात करता है डिस्क्लोजर की। इसमें 2 सब सेक्शन आते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या कुछ डिस्क्लोज करेगी। सबसे पहले इसमें है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के खुद का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी खुद के डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपना सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट भी पब्लिक को डिस्क्लोज करेगी। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी लिखती है कि वो किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशू कर रही है, कौन सी प्रैक्टिस फॉलो कर रही है, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है। ये सारी बातें एक डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। इसके बाद अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसी का भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड करती है या रिवोक कर लेती है तो उसका नोटिस भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को पब्लिक में लगाना पड़ेगा। कोई और अगर ऐसा फैक्ट है जिसकी जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी पर असर डालता है, उसको प्रभावित करता है, या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी की सर्विसेज पर असर डालता है, तो वैसा कोई फैक्ट भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिस्क्लोज करेगी।
सेक्शन 34 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जहाँ भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी वजह से सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कंप्यूटर सिस्टम की इंटीग्रिटी पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कंप्यूटर्स हैक हो गए हैं या फिर उनको पता चला है कि कुछ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमने बनाए थे वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। ऐसी सिचुएशन की वजह से जिन भी लोगों पर असर पड़ता है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी उन सब लोगों को एक नोटिस देकर ये बताएगी कि हमने जो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया था वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए इसकी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है कि आप इस तरह से नोटिस दोगे या इस तरह से इसको करेक्ट करोगे, तो वो अपने प्रैक्टिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। हम जानते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को ऑथेंटिकेट करना है तो उसको डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ेंगे। डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए हमें एक कंप्यूटर फाइल की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। मैंने आपको एक लिस्ट दी है जिसमें बताया गया है कि इस कंप्यूटर फाइल में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। सब्सक्राइबर की इन्फॉर्मेशन होगी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की होगी, पब्लिक की होगी, सीरियल नंबर होगा, ये सारा आप देख सकते हो। सिलेबस में ये नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड किया है। सेक्शन 35 हमें बताता है कि अगर किसी पर्सन को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो किस तरह से उसको ले सकता है। मान लो एक पर्सन है जिसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है, वो जाएगा एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास और उसको वो 3 चीज़ें देगा। नंबर 1 एप्लीकेशन, वो एक एप्लीकेशन देगा कि मुझे एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और मुझे वो इशू किया जाए। ये एप्लीकेशन उस फॉर्मेट में होगी जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। नंबर 2 सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, जिसमें कि ये पर्सन लिखेगा कि ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को किस तरह से इस्तेमाल करेगा। नंबर 3 फ़ी, ये पर्सन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक फ़ी पे करेगा एप्लीकेशन के साथ। ये फ़ी 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इसके अलावा अगर उसको कुछ कमी लगती है डॉक्यूमेंट्स में तो वो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही है तो रिजेक्ट करने से पहले उसको बताना पड़ेगा इस पर्सन को, उसको एक नोटिस देना पड़ेगा और उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि आप हमें बताओ। मान लो कि उसकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी इस पर्सन को बोलेगी कि आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। तो वो उसको एक मौका दे रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ताकि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो। अगर उस अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसी पर्सन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है और उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कुछ बातें प्रमाणित करके देनी पड़ेगी सब्सक्राइबर को। सेक्शन 36 में ये लिखा गया है। इसमें सबसे पहली बात जो प्रमाणित करेगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो है कि इसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करते वक्त इस एक्ट के सारे प्रावधानों का पालन किया है और इस एक्ट के अंदर बने गए रूल्स और रेगुलेशंस का भी पालन किया है। दूसरा कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने सब्सक्राइबर को दिया है, सब्सक्राइबर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तीसरा कि सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब इशू किए जाते हैं तो उसमें सिर्फ एक पब्लिक की होती है, प्राइवेट की सब्सक्राइबर को खुद बनानी पड़ती है। सेक्शन 36 का क्लॉज सी के 2 पार्ट है। क्लॉज सी ए जिसमें लिखा गया है कि सब्सक्राइबर के पास जो प्राइवेट की है उसका इस्तेमाल करके वो डिजिटल सिग्नेचर कर सकता है। क्लॉज सी बी जिसमें लिखा गया है कि जो पब्लिक की डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में हमने दी थी उसका इस्तेमाल करके हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। सब्सक्राइबर ने जहाँ भी इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके डिजिटल सिग्नेचर किए हैं
उसको वेरीफाई करने के लिए हम पब्लिक की का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये भी प्रमाणित करेगा कि सब्सक्राइबर के पास जो पब्लिक की और प्राइवेट की है वो एक फंक्शनिंग पेयर है। फंक्शनिंग पेयर होने का मतलब ये है कि दोनों को एक साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये भी प्रमाणित करेगा कि इसने जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन स्टोर करी है वो सारी सच है। क्या इंफॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट में स्टोर होती है, मैंने कुछ स्लाइड्स पहले आपको बताया था। लास्ट में सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये भी प्रमाणित करेगी कि उसको किसी ऐसे फैक्ट की नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से उसके द्वारा इशू किए गए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी पर, सिक्योरिटी पर असर पड़ता हो। सर्टिफाइंग अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पूरी तरह से सेफ और सिक्योर बनाए। अगर नहीं होता है ऐसा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की। तो सारे सर्टिफिकेट्स इशू करते वक्त सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये प्रमाणित करके देती है लिखित में कि उसको किसी ऐसे फैक्ट की, तथ्य की नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से इसके द्वारा इशू किए गए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिलायबिलिटी पर असर पड़ता हो, नेगेटिव असर पड़ता हो। सेक्शन 37 ने पावर दी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि उसने जितने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किए हैं उसको सस्पेंड भी कर सकती है। 2 केसेस में सस्पेंशन होगा। पहला, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक रिक्वेस्ट आती है कि इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड करना है। किससे? या तो सब्सक्राइबर खुद आकर उसको बोले कि मेरा सर्टिफिकेट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि सब्सक्राइबर के बिहाफ पर काम कर रहा है। दूसरा, अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दिया जाए, उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी खुद की पावर से भी एक सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकती है। लेकिन उसको एक मौका देना पड़ेगा सब्सक्राइबर को अपनी बात रखने का। अगर वो ये मौका नहीं उसको देती है, उस केस में 15 दिन से ज़्यादा का सस्पेंशन नहीं हो सकता है। और जब भी किसी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जाता है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको ये बात लिखित में नोटिस प्रोवाइड करेगी कि मैंने आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है। इसके आगे सेक्शन 38 ने पावर दी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि उसके द्वारा इशू किए गए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वो रद्द कर सकती है, यानी कि रिवोक कर सकती है। इसका पहला सेक्शन बताता है हमें कि कौन से केसेस में एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसी का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रद्द कर सकती है। इसमें पहला केस है, अगर सब्सक्राइबर या उसके द्वारा ऑथराइज किया गया कोई भी व्यक्ति खुद आकर अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिवोक करना चाहता है, रद्द करवाना चाहता है। वो तब रद्द करवाना चाहेगा जब उसके लिए उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, जब उसको वो नहीं इस्तेमाल करना होगा। उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस सब्सक्राइबर का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रद्द कर सकती है। दूसरा, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, जिस व्यक्ति के नाम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया था, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसी फर्म को दिया गया, पार्टनरशिप फर्म को दिया है या किसी कंपनी को दिया है, तो अगर वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है या फिर वो कंपनी वाइंड अप हो जाती है, उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है, उस केस में भी सब्सक्राइबर का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रिवोक कर लिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। पहले सबसेक्शन में हमें वो केसेस दिए गए हैं जिसमें एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर सब्सक्राइबर एग्जिस्टेंस में है और वो खुद रिक्वेस्ट ना करे, तब भी एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रद्द कर सकती है। ये दिया गया है सेकंड सबसेक्शन में। सेक्शन 38 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जो सब्सक्राइबर ने खुद दी है, उसमें से अगर कोई फैक्ट गलत बताया गया है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उसने छुपाई है, तो उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रद्द कर सकती है। इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है आईटी एक्ट के अंडर,
उसमें बताया गया है कि एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने के लिए सब्सक्राइबर को कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। अगर किसी भी टाइम पर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता है सब्सक्राइबर, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रद्द कर सकती है। इसका थर्ड पॉइंट समझने के लिए एक बात नोट कर लो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जब भी एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाती है, जो कि एक कंप्यूटर फाइल है, तो उस फाइल के ऊपर सर्टिफाइंग अथॉरिटी खुद का डिजिटल सिग्नेचर करती है। यानी कि वो खुद की प्राइवेट की लगाएगी उस कंप्यूटर फाइल को, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाने के लिए। अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का ये सिक्योरिटी सिस्टम कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की विश्वसनीयता कम कर देता है, उसको हम रिलायबल नहीं बोल पाएंगे। उस केस में भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वापस ले सकती है। यानी कि अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा इशू किए गए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर कोई गड़बड़ी है, तो उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको रद्द कर सकती है। लास्ट पॉइंट है, अगर सब्सक्राइबर को हम लोग इंसॉल्वेंट बोल देते हैं, या सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, या कंपनी या फर्म बंद हो जाती है, उस केस में सर्टिफाइंग अथॉरिटी उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वापस ले सकती है, रद्द कर सकती है। आगे चलते हैं सेक्शन 39 पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक तरह की रिपॉजिटरी मेंटेन करके रखता है, जिसमें वो सारा डेटा स्टोर करता है कि कौन सी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को मैंने कब लाइसेंस दिया, कब उसका सस्पेंड किया, कब रिवोक किया, और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। इसी तरह से सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी एक रिपॉजिटरी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, जिसमें कि वो अपनी सब्सक्राइबर की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा कि मैंने कौन से सब्सक्राइबर को कब एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया, कब उसका सस्पेंड किया, कब रिवोक किया, और उसकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 39 कहता है कि जब भी कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसी सब्सक्राइबर का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सस्पेंड करती है या फिर उसको रद्द कर देती है, उस केस में उसे एक नोटिस लगाना पड़ेगा अपनी रिपॉजिटरी में, और ये पब्लिक को भी नोटिफाई कर सकती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अगर एक से ज़्यादा रिपॉजिटरी मेंटेन कर रही है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो उस केस में उसको सभी रिपॉजिटरी में नोटिस डालना पड़ेगा कि मैंने इस सब्सक्राइबर का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इतने दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है, या आज की तारीख में या कल की तारीख में मैंने इसको रिवोक कर लिया है, रद्द कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर। एक एक करके इसकी सारी ड्यूटीज़ को डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइबर की पहली ड्यूटी दी गई है सेक्शन 40 में। मैंने कुछ स्लाइड्स पहले आपको ये टेबल दिखाया था, जिसमें दिया गया है कि एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। इसमें आप नोट करो तो पब्लिक की ऑफ सब्सक्राइबर दिया गया है, यानी एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक पब्लिक की डालकर देती है, लेकिन प्राइवेट की नहीं देती है। प्राइवेट की सब्सक्राइबर को अपने आप जनरेट करनी पड़ती है पब्लिक की का इस्तेमाल करके। सर्टिफाइंग अथॉरिटी सिर्फ एक पब्लिक की देगी, प्राइवेट की नहीं देगी। प्राइवेट की सब्सक्राइबर को अपने आप जनरेट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। यही पहली ड्यूटी है सब्सक्राइबर की, कि उसको जो पब्लिक की दी गई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्राइवेट की बनानी है सब्सक्राइबर को। सब्सक्राइबर की दूसरी ड्यूटी है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करना, यानी स्वीकार करना। हमारे एक्ट में सब्सक्राइबर्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, और उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं। ये राइट्स और ऑब्लिगेशन उनके ऊपर तब तक लागू नहीं होंगी जब तक वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। इसलिए एक्सेप्टेंस ज़रूरी हो जाता है। एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो किसी भी व्यक्ति ने एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया, और उसकी ना तो उसने प्राइवेट की बनाई, ना उसको और किसी भी तरह से इस्तेमाल किया। उसने ले लिया और उसके पास वो बस रखा हुआ है। तो हम लोग ये कह ही नहीं सकते हैं कि उसने वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया है। तो उसके अंडर कोई उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं लगेगी, उसको किसी तरह के अधिकार भी इस एक्ट में नहीं मिलेंगे। सेक्शन 41 हमें बताता है कि कौन से केसेस में हम ये मानेंगे कि एक व्यक्ति ने, एक सब्सक्राइबर ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया है। सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1 कहता है
कि हम ये बात मान लेंगे कि एक सब्सक्राइबर ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया है अगर वो उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिश करता है किसी भी एक व्यक्ति को या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को, या किसी रिपॉजिटरी में उसको पब्लिश करता है। कहने का मतलब है कि अगर सब्सक्राइबर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का किसी भी तरह से इस्तेमाल करेगा तो हम लोग ये मान लेंगे कि उसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को स्वीकार कर लिया है। सेक्शन 41 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जैसे ही एक सब्सक्राइबर ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया तो वो कुछ बातें प्रमाणित कर देता है। इसमें पहला है कि सब्सक्राइबर के पास एक प्राइवेट की है और उस प्राइवेट की को अपने पास रखने का अधिकार भी है। यानी कि जैसे ही एक व्यक्ति ने, एक सब्सक्राइबर ने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को स्वीकार कर लिया तो कानून ये मान लेगा कि उस व्यक्ति के पास उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की प्राइवेट की है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन उस सब्सक्राइबर ने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को दी थी वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन सच है, उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं गई, कुछ झूठ नहीं दिया गया। और इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है सब्सक्राइबर की वो भी सारी सच है और जितनी नॉलेज सब्सक्राइबर को है उसके हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन सही दी गई है। सब्सक्राइबर की तीसरी ड्यूटी है प्राइवेट की को अपने कंट्रोल में रखना। डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर बनाते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ पाए। इस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है प्राइवेट की। एक सब्सक्राइबर अपने पास प्राइवेट की रखता है। अगर किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ वो प्राइवेट की लग जाती है तो वो अनऑथराइज्ड पर्सन उस प्राइवेट की का गलत इस्तेमाल कर सकता है जिसकी वजह से सब्सक्राइबर को लॉस हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सब्सक्राइबर अपनी प्राइवेट की को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखे और उसको सेफ रखे। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ वो प्राइवेट की नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से प्राइवेट की किसी भी पर्सन के हाथ लग जाती है या डिस्क्लोज हो जाती है तो उस केस में सब्सक्राइबर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास जाएगा और उसको बताएगा कि मेरी प्राइवेट की डिस्क्लोज हो गई है या किसी और व्यक्ति के पास चली गई है। यही सारी बातें बताई गई हैं सेक्शन 42 में। सेक्शन 42 कहता है कि सब्सक्राइबर को हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे वो अपनी प्राइवेट की को सेफ और सिक्योर रख सकता है, उसको डिस्क्लोज होने से बचा सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी केस में प्राइवेट की डिस्क्लोज हो जाती है तो सब्सक्राइबर उसको जल्द से जल्द सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि मेरी प्राइवेट की डिस्क्लोज हो गई है। इसके अलावा सेक्शन 40A में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सब्सक्राइबर को और भी ड्यूटीज़ दे सकता है अपनी रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्ट में दिए गए पेनल्टीज़ और एडजुडिकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।